इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS25 सेकंड लेक्चर. काय काय सेकंड लेक्चर है? IFR सेकंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसमें क्या करता है, 3 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेता है ना. काम पड़े तो आपको पहला लेक्चर देखने का काम भी नहीं पड़ना चाहिए रिवीजन के समय. ठीक है. क्या बोला था? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इसलिए कि जो इन्वेस्टर्स है उनको ट्रैक करने के लिए इजी हो जाएगा. अगर अपन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे तो ओवर द ईयर दे कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी का प्रोग्रेस कैसा है. इसलिए IFR. AS25 किसने बोला बनाने के लिए? सॉरी, AS25 नहीं, IFR इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किसने बोला? सर, स्टैट्यूट, लॉ और भी कोई रेगुलेटर बोल सकता. AS25 नहीं बोलता. इट डजेंट मैंडेट विच एंटरप्राइज और कब बनाना, ये AS25 नहीं बोलता. फिर AS25 क्यों क्या बोलता है? अगर किसी को बनाना कंपलसरी है या कोई कंपनी अगर IFR बना रही होंगी तो दे शुड प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विथ AS25. फिर डेफिनेशन, इंटरिम पीरियड 1 साल से जो छोटा रहता है, एक्सेप्शन फर्स्ट ईयर का. फिर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड के लिए जो बनाए जाते हैं उसको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोलते हैं. ये आइदर कंप्लीट सेट रहते हैं या फिर कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं. कंप्लीट अगर है तो जैसे एनुअल बनाते वैसे, और कंडेंस्ड रहे तो क्या होगा? कंडेंस्ड रहा तो हमारे को बैलेंस शीट P&L के अंदर में हेडिंग सब हेडिंग्स तक के देने का है. वही सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकिन कंडेंस्ड रहेंगे, यानी हर एक डिटेल देने की जरूरत नहीं है. उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना पड़ेगा. एक्सप्लेनेटरी नोट्स है ना, अभी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं. नोट में और ही दिया है कि कोई चीज अगर आपको लगता है मटेरियल है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो आप नोट में दे दो. अगर आपका बेसिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर EPS, डाइल्यूटेड EPS दिखाते होंगे तो इसमें भी दिखाना है. ये हो गया फॉर्मेट. सर, ये फॉर्मेट कैसा रहेगा? AS25 ने बोला वही रहेगा क्या? नहीं. अगर लॉ या स्टैट्यूट जिन्होंने बोला IFR बना, उन्होंने अगर अलग से फॉर्मेट दिया होगा तो उसके हिसाब से, और अगर उन्होंने फॉर्मेट नहीं दिया होगा तो AS25 के फॉर्मेट के हिसाब से जाना है. AS25 किसको अप्लीकेबल है? जिसको लॉ और रेगुलेटर बोलता है IFR बनाओ, पर उन्होंने फॉर्मेट नहीं दिया है तो हमारा AS25. चलो आगे. जैसे क्या होता है, कंपनी ने बोला है कि तुम्हारे को आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है, लेकिन अगर कोई कंपनी ने नहीं, कंपनी लॉ बोलता है कि आपको आर्टिकल्स और मेमोरेंडम बनाना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी ने नहीं बनाया हुआ रहा तो फिर वो टेबल ए का जो रहता है ना, आर्टिकल वो अप्लीकेबल रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. वैसे ये AS25 है. फिर इलस्ट्रेशन 1 और 2 में वो दिया था कि जो खर्चे अपन डेफर करना चाहते, अगर वो नॉर्मल नेचर के नहीं है, अगर सीजनल नेचर के है या पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है तो वो डेफर नहीं करना चाहिए. उस बेसिस पे दोनों क्वेश्चन दिए थे, अपन अच्छे से किए, आपने पढ़ा तो समझ में आ जाएगा. अब आया सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेडिंग सब हेडिंग्स दो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. पूरे के पूरे एक्सप्लेनेटरी नोट्स जैसे अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो मेरे को बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने पड़ते, यानी 10-10 पेज की इकट्ठा हो जाता. लेकिन अगर आप IFR बना रहे होंगे तो आपको 5-7 चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बताना है. अ स्टेटमेंट क्या क्या होना आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स में? अ स्टेटमेंट दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड, यानी कंसिस्टेंट फॉलो ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. और अगर कुछ डेविएशन है, इफ दोस पॉलिसीज हैव बीन चेंज, डिस्क्रिप्शन एंड द नेचर ऑफ द इफेक्ट ऑफ सच चेंज शुड आल्सो बी गिवन इन IFR. दूसरा, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स अबाउट द सीजनलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशंस. अगर कोई ऑपरेशन सीजनल होंगे तो उसके बारे में कमेंट. द नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम्स अफेक्टिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, नेट इनकम और कैश फ्लो दैट इज अनयूजुअल. नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम्स दैट इज अनयूजुअल बिकॉज ऑफ देयर नेचर. अगर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैश फ्लो, इनको कोई चीज अगर अफेक्ट करती होंगी, अनयूजुअल तरीके की होंगी, तो वो भी आपको देना है. पहला, पॉलिसीज आर कांस्टेंट. दूसरा, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स ऑन सम मैटर्स, अनयूजुअल चीजों के ऊपर में कमेंट. नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर और चेंजेस इन द एस्टिमेट्स ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर फाइनेंशियल ईयर इफ दोज हैव मटेरियल इफेक्ट. यानी प्रायर इंटरिम पीरियड का या प्रायर फाइनेंशियल ईयर्स का अगर इम्पैक्ट कुछ ऐसे आइटम्स है जो पिछले फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अपन ने एक्सप्लेन किए थे, उसका इंपैक्ट अगर करंट में आता होगा तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट देना है. सर, हमको चारों पॉइंट ध्यान में आ गए. क्यों कर रहे हैं सर हम ये सब चीजें? हाँ, ये सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे अगर 4 मार्क की, 3 मार्क की अगर शॉर्ट नोट आ गई तो अपने को, अगर ये समझ लो 12 या 10 दिए हुए तो अपने को 6 लिखता नहीं चाहिए शॉर्टकट में. दूसरा, अपने को डर ये है कि पहला प्यार है तो हो सकता है कि ये MCQs में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले. तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली है. अगर इंटरिम ऑपरेशंस में सीजनेबिलिटी है तो उसके बारे में कमेंट देना है. अगर अनयूजुअल नेचर का कोई आइटम है तो वो बताओ. पुराने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के कोई मैटर पे, कोई ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट अगर
इस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में होता होगा तो उसका इफेक्ट वगैरह बताना है। इश्यूएंस, बायबैक, रीपेमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट, इक्विटी एंड पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ये अच्छा पॉइंट था। अगर इस पीरियड के दौरान कुछ अगर अपने शेयर्स इशू किए होंगे, डिबेंचर इशू किए होंगे, बायबैक किए होंगे, रिडीम किए होंगे, तो जो डिफरेंस रिकंसिलेशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं अपन, वो आपको बताने का है। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी कमेंट है। डिविडेंड और एग्रीगेट और पर शेयर सेपरेटली फॉर इक्विटी शेयर्स एंड अदर शेयर्स, हमको पहले ही बताया था कि डिविडेंड पर शेयर ये वगैरह वगैरह आपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो तो पार्ट ऑफ नोट में भी आ गया था ऊपर में। एनीवेज, सेगमेंट रेवेन्यू, हाँ, अगर AS17 अगर आपके लॉ ने या रेगुलेटर ने स्पेसिफिकली नहीं बोला है, क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड सेगमेंट रिजल्ट फॉर बिजनेस सेगमेंट्स और जियोग्राफिकल सेगमेंट विच इज द एंटरप्राइजेस प्राइमरी बेसिस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। Disclosure of segment information is required in an enterprise's interim financial report only if the enterprise is required in terms of AS17 segment reporting to disclose segment information in an annual financial statement. आपने AS17 सबने कर लिया, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोला था कि सेगमेंटल रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा। वैसे तो सभी कंपनीज को अप्लीकेबल है ही, लेकिन उसमें दिया है कि ये कंपनीज को सेगमेंटल रिपोर्टिंग अप्लीकेबल है, तो जिनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लीकेबल है उन्हीं को इंटरिम में भी अप्लीकेबल है, बस इतना दिए हुआ है। एक हो गया सेगमेंट वाला। अब अपने को कितना अच्छा हो जाता है याद करने के लिए, 6 पॉइंट लिखने हैं सर। एक सेगमेंट वाला है, एक सर वो बायबैक वगैरह वाला आपने बोला था कि वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर रिस्ट्रक्चरिंग होता होगा रिकंसिलेशन वाला पॉइंट। तीसरा अनयूजुअल नेचर का। चौथा सेगमेंट सीजनल वेरिएशंस होंगे तो उसके बारे में एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स। और पहला वाला चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला, सब तो याद है अपने को, कौन सा रहा था, डिविडेंड पर शेयर बताने का, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एंटरप्राइज ड्यूरिंग एंट्री पीरियड सच एज अमालगमेशन, एक्विजिशन, डिस्पोजल, सब्सिडरी का अपना सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी का अपने में इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग नेचर प्रदान करता होगा इस पीरियड के दौरान, वो चीजें अलग से बतानी है। मटेरियल चेंजेस इन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सिंस द लास्ट एनुअल बैलेंस शीट, मटेरियल चेंजेस इन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सिंस लास्ट एनुअल बैलेंस शीट। अब मैं पूरा मेरे जितना ये टॉपिक मैंने रिवाइज किया, समझा किया, उसके बेसिस पे आपको बताता कि ये पूरे एक्सप्लेनेटरी कमेंट पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। कौन सा? प्रैक्टिकल। हाँ, एमसीक्यू में आ सकता, लेकिन प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन इस पे नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, पढ़ने से अच्छा आप लेक्चर में सुन लो, उतना कट करके रख लो आपके पास में, या फिर आप एक बार इसे पॉइंट बाजू में रख दो, फटाफट एक बार आंखों के नीचे से डाल दो कि एमसीक्यू में आया तो अपन कर सकते, या 3 मार्क का आया तो अपन 2.5 मार्क ले सकते हैं। नेक्स्ट, पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी पॉइंट आपके लिए पेंडिंग रखा था। बस ये 2 चीजें अपने को डिस्कस करनी थी, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स एज वेल एज पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। ये अच्छे से देखते हैं अपन अभी। पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी पर पहले ये तो मालूम पड़ेगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट्स, ये रिपोर्ट वर्ड यूज किया यहाँ पे इंटरिम फाइनेंस। मैं क्या करूंगा, वो IFR न बोलते हुए IFS यूज करता, यूज इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बोल सकते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट भी रहता है ना, अपन IFS की बात करते हैं। चलो ठीक है ना, तो IFS क्या बोल रहा है, अच्छा जानते पहले तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कौन कौन से हैं। सर होगी ना अपनी बात, एक बैलेंस शीट बनानी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स, ये कमेंट नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीरियड फॉर विच है, अब अपन एक क्वार्टर की बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं क्वार्टर की, एक कौन सा लू, 1/4/23 से लेके तो 30/6/23 की बात करूं, या फिर 1/7/23 से लेके तो 31 का हारा 31/9/23 की बात करूं, या फिर 1/10, आर यू गेटिंग 1 अक्टूबर 1/10/23 से लेके तो 31/12/23 ये क्वार्टर की बात करूं, या लास्ट क्वार्टर की बात करूं। कोई भी क्वार्टर की बात करना है तुमको, अगर बैलेंस शीट बनानी है, से बैलेंस शीट, इफ आई वर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो मैं बैलेंस शीट कौन से पीरियड की बनाऊंगा। सर क्या रे बेटा, सर बैलेंस शीट पीरियड की रहती है, एज ऑन रहती है, तो फिर सर ये एज ऑन है ना, एज ऑन 30/6/23 की रहेंगी। सर कहां से कहां तक रहेंगी, कहां से कहां तक नहीं रहती ना, बैलेंस शीट लास्ट डेट की रहती है, समझे क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं ये क्वार्टर की, तो बैलेंस शीट कौन सी रहेंगी, एज ऑन 30/9/23। हाँ सर किसको समझता है, इसमें स्ट्रेस देके क्यों बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताओ। चलो आपको सब समझ में आ रहा है ना, चलो P&L के बारे में बोलो।
प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, पीरियड का रहता है। अब पीरियड का रहता है तो कहां से कहां तक पीरियड आएगा सर, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 1/4/23 से लेके तो 30/6/23 तक क्या आएगा, सिंपल है। अच्छा, ये क्वार्टर का 1/7/23 से लेके तो 30/9/23, सेकंड क्वार्टर की क्या करेंगे आप बात सर, उसमें भी सिंपल है, 1/7/23 से लेके तो 30/9/23 तक क्या आना चाहिए सर क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। नहीं, इसमें दो बनेंगे, दो एंड ये भी देना पड़ेगा आपको क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस, और एक देना पड़ेगा 1/4/23 से लेके तो 30/9/23 तक के। इसको बोलते हैं YTD, ईयर टू डेट। ईयर टू डेट यानी ये डेट तक के का ईयर, यानी अपने को एक कम्युलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ेगा, पहले क्वार्टर का और दूसरे क्वार्टर का मिला के, और एक पर्टिकुलर क्वार्टर का देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मैं ये तीसरे क्वार्टर की बात करूं तो तीसरे क्वार्टर में वापस आ जाएगा, एक पीरियड आएगा 1/10/23 से लेके तो 31/12/23, ये कौन सा हुआ क्वार्टरली P&L, और दूसरा क्या रहेगा इसके अंदर में 1/4/23 से लेके तो 31/12/23 तक के, यानी ये जो है एंड ये वाला कौन सा है कम्युलेटिव, उसको बोलते हैं हम YTD। तो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ये ऐसे दो P&L बना के देने पड़ेंगे, एक पर्टिकुलर क्वार्टर का और एक YTD। नेक्स्ट, और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो आपको बैलेंस शीट बनानी है 31/3/2024 की, और यहां पे आपको दो बनाने हैं, एक बनाना है लास्ट क्वार्टर का यानी 1/1/24 से लेके तो 31/3/24 यानी 1 जनवरी 24 से लेके तो, और एक बनाना है आपको पूरा कम्युलेटिव यानी ईयरली हो गया 1/4/23 से लेके तो 1/4/23 से लेके तो 31/3/24 तक है। जनरली लास्ट क्वार्टर का इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं जाता, पहले 3 इसका ही बनाते, पर बनाना है तो ये भी बना सकते अकॉर्डिंगली। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता, पहले एक काम कर लेते, ये अपन एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते क्या क्या लिखे हुआ है करके। बैलेंस शीट के बारे में क्या बोला है कि बैलेंस शीट कौन कौन से पीरियड की बननी चाहिए, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी हाउ, कौन सी पीरियड की, जो करंट पीरियड है और एक कंपैरेटिव पीरियड है। अब और एक नाटक है, ये अपन ने जो बताई है कौन सी बैलेंस शीट है, करंट पीरियड, सॉरी बैलेंस शीट बोला या प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी पीरियड का है, करंट पीरियड का, और सेम टू सेम आपको कंपैरेटिव्स भी देना है। नहीं समझा सर, जान दो, मैं अभी तक के जितना डिस्कस किया ना आपसे वो ये वाला कॉलम किया था, बस आप इतने ही देखो। बैलेंस शीट फॉर करंट पीरियड, करंट पीरियड है कौन से क्वार्टर की बात करते हैं, मैं एक काम करूं यहां पे क्वार्टर लेता सेकंड वाला, अरे हाँ सेकंड वाला क्वार्टर कहां से चालू होता है, 1/6/2023 से लेके तो 31 कहां से आया लाला, 30 सितंबर 2023, अपन सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो हमको बैलेंस शीट कौन सी डेट की बनाना है, हमको बैलेंस शीट डेट बनाना है एज ऑन 30/9/23, खत्म। सर ये कहां से कहां तक की है बैलेंस शीट, कहां से कहां तक की नहीं रहती, अपना डिस्कशन हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, अपने को दो टाइप का स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, एक करंट पीरियड का और दूसरा YTD। देखो लिखा है करंट पीरियड, करंट इंटरिम पीरियड एंड कम्युलेटिवली फॉर YTD यानी ईयर टू डेट, यानी एक बनाना पड़ेगा अपने को 1/7, अपने डेट का लिखिए 1/6 लिखा, बोलते भी नहीं तुम गलत है करके क्यों रे, 1/7/23 करेक्ट, 1 जुलाई 23 से लेके तो 30 सितंबर 23 तक के, और दूसरा बनाना पड़ेगा अपने को 1/4/23 से लेके तो 30/9/23 तक के, यानी ये हो गया पीरियड का और ये हो गया कम्युलेटिव पीरियड का। ठीक है, जो अपने डिस्कस किया। अब सेम चीज अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव यानी लास्ट ईयर का भी अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या होगा, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी यहां पे कंपैरेटिव के लिए अपने को 30/9/22 का देना नहीं है, अपने को देना है एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी बैलेंस शीट कौन सी देना है अपने को, ये 30/9/23 की देना है, तो उसके कंपैरिजन में 30/9/22 की नहीं देना है, अपने को देना है 31/3/23 की, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, पूरे साल की बैलेंस शीट, क्वार्टर की नहीं देना है, 6 महीने। सर बैलेंस शीट साल की 6 महीने की 3 महीने की रहती नहीं, वो एज ऑन रहती, और एज ऑन अपने को कौन सी देना है, 31/3/23 की लास्ट। कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल पीरियड, यानी यहां पे अपने को देना है 1/7/22 से लेके तो
30/9/22 क्या लिखा है, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी यहाँ पे सीधा सीधा है बिल्कुल कंपैरिजन, वहां पे 30/9/23 था, यहाँ पे 30/9/22 है, वहां पे 1/7/23 था, यहाँ पे 1/7/22 है, और ये वाला कहां से चलूंगा, 1/4/22 से लेके तो 30/9/22 तक के, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 22 है, बराबर कंपेरेबल पीरियड है। मजा कहां पर है, ये यहां पर का जो कंपेरेटिव है बैलेंस शीट का, उसमें मजा है। अब थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पॉज करके गेस करो, देन आई विल डिस्कस। सर गेस क्या करना है, यहां पे लिखे हुआ है सब कुछ, तो देखो ना क्या है करके, आप आपके हिसाब से फीलिंग करो आपके नोट्स के अंदर में पेंसिल से, एंड देन आई विल रेक्टिफाई। ठीक है, चलो पॉज करो। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड रहता है, अपन लिखते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, लेकिन फ्लो अप टू रहता है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कम्युलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, यानी ये भी वाईटीडी वाला है। भले ही मैंने 2 रो छोड़े होंगे, 1 रो काम का नहीं है, इसमें एक ही बनता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहां से कहां तक के, 1/4/23 से लेके तो 30/9/23 तक के, क्योंकि मैं सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा, थर्ड क्वार्टर की बात करता तो 31/12 तक के चलता था। और कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ये भी वाईटीडी है, यानी ये 31 मार्च तक के का नहीं है। जैसे इसमें बैलेंस शीट 31 मार्च लास्ट ईयर की बताई थी, यहां पे मेरे को लगा कि ये भी बोलते क्या 31/3/23 का होना करके, नहीं, यहां पे इन्होंने क्या बोला, यहां पे इन्होंने बोला कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 1/4/22 से लेके तो 30/9/22 तक के। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 30/9/22 रहता, पर अपन पीरियड भी बोलते थे कि ये पीरियड का अपने को, पर वैसे एज ऑन कैसे करेंगे अपन, शेयर्स इश्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो पीरियड रहेगा ना, तो 1/4/22 से लेके तो 30/9/22 तक के का लास्ट ईयर का, और इस बार का इतना। ये ऑब्जेक्टिव में मजेदार चीजें देखो, कंपैरेटिव्स के अंदर में क्या हुआ, यहां पे बैलेंस शीट डेट बताई, यहां पे दोनों बताया, यानी करंट पीरियड भी बताया, वाईटीडी भी बताया, और यहां पे वाईटीडी बताया, और बैलेंस शीट में वाईटीडी नहीं है, बैलेंस शीट में वाईटीडी नहीं था, बैलेंस शीट में क्या था, बैलेंस शीट में लास्ट डेट का था। तो कंफ्यूजन तो है ही, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अलग अलग है, वो अपन आपके लॉजिक से नहीं खेल सकते, तो थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्टिव के समय ध्यान देना। अब और एक खासियत, not required if interim financial statement report is presented first time as per AS. What is not required? What is not required? कंपेरेटिव पीरियड के स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम एएस बना रहे होंगे। एएस के हिसाब से, यानी क्या हुआ, मेरी फर्म चल रही 1/4/12 से लेके चल रही, हमारा इनॉग्रेशन कब हुआ, हमारा कमेंसमेंट कब से हुआ, 1/4/12 से हुआ, और हमारे को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लीकेबल कब से हुए, हमारे को अप्लीकेबल हुए समझ लो 1/7/2021 से अप्लीकेबल हुए। तो मैंने यहां पे 1/7/21 से लेके तो 30/9/21 तक के का इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। अब कंपैरेटिव देने का काम है क्या इसको, नहीं। अगर ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन क्या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता। कौन सा वाला कॉलम अप्लीकेबल, आपको सिर्फ करंट पीरियड वाला कॉलम अप्लीकेबल है, कंपैरेटिव्स नॉट अप्लीकेबल। किसको अप्लीकेबल, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का कंपैरेटिव पीएनएल देना नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपैरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देना है, लेकिन बैलेंस शीट का कंपैरेटिव देना है। ये कौन सा रहेगा कंपैरेटिव, अरे तो लास्ट ईयर की एंड की बैलेंस शीट है ना, अलग से थोड़ी बनानी पड़ रही है आपको, अरे ये अलग से आपको बना के देना पड़ेगा पिछले ईयर का, और पिछले ईयर में आपको आईएफएस अप्लीकेबल नहीं था, तो आपको ये वाईटीडी ईयर टू डेट वाला पीएनएल, ईयर टू डेट वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट ईयर का जब आपको आईएफएस अप्लीकेबल नहीं था, वो बनाने की जरूरत नहीं है। और बैलेंस शीट में देने का क्या रहता है, वो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में अप्लीकेबल ही चाहिए आपको। गॉट द पॉइंट। ये सब दिया हुआ है अपने को पीरियड फॉर विच, ये पूरा एरिया लास्ट लेक्चर में पढ़ाना था मेरे को, लेकिन लास्ट लेक्चर में आपका पहले बहुत सारा थ्योरेटिकल हो चुका था, इसलिए यहां पे ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट। सर इस पर क्वेश्चंस भी आ सकते क्या, हाँ, एक तो क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हुआ है थियोरेटिकल वाला, एमसीक्यू भी आ सकते, प्रैक्टिकल तो शायद ही आएंगे, लेकिन थियोरी क्वेश्चन आ सकता, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता लाइक दिस, और फिर एमसीक्यू आ सकता। सर अब आपने जैसे बताया ना, ये आपने क्वार्टर वाइज बोला कि ये क्वार्टर के लिए, लेकिन जरूरी है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली रहेगा, कोई 4-4 महीने का भी बना सकता, कोई 6-6 महीने का भी बना सकता। अरे जब भी बनाओ अपने को बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर पीरियड बनाना इंटरिम फाइनेंशियल का। ये जो है ये 2 बनाने पड़ेंगे, वो पीरियड का 7 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, जो भी ले रहे होंगे आप, वो 6 महीने का, प्लस एक वाईटीडी और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाईटीडी।
यानी कम्युलेटिव बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वार्टर का भी, क्वार्टर का नहीं रहेगा या पर्टिकुलर पीरियड का नहीं रहेगा, 1 अप्रैल से चालू के जो जहां पे एंड हो रहा वहां तक के। नेक्स्ट एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे रहता है वो देखते हैं अपन। What are the period for which interim financial statement are required to be presented? You are required to answer your question in light of preparation of financial statement for the period ended and as on 31 December 2011. The financial year is 11-12. अब 11-12 लो, ये 21-12, 21-22 लो। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है और अपने को बनाना है 31 दिसंबर फॉर द पीरियड एंडेड एज ऑन इन द लाइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एज ऑन 31-12-21। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है, ये सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है कि 9 मंथली है, यानी करंट पीरियड कौन सा है, कुछ नहीं दिया है, तो मैं 1-10-21 से लेके तो 31-12-21 पूछूंगा। सर क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब चीजें? सर 9 महीने का हो, 4 महीने का हो या 6 महीने का हो, कहां फर्क पड़ेगा आपको? सिर्फ पीएनएल में। देखो अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे एज ऑन, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे आ जाएगा, कौन से पेन से बताऊं आपको, मैं ये बता रहा, समझ लो आपको, ब्राउन पेन से। यहां पे आएगा 31-12-23, यहां पे आएगा YTD 12-23 नहीं रहे, 31-12-21, यहां पे आएगा 1-4-21 से लेके तो 31-12-21, यहां पे आएगा 1-4-21 से लेके तो 31-12-21। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बांधा नहीं है, 3 महीने का पीरियड है, 6 महीने का पीरियड है या 9 महीने का पीरियड है, बैलेंस शीट में बांधा नहीं है क्योंकि लास्ट डेट का ही बनाना है। इवन पीएनएल में भी जो YTD है उसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ करंट पीरियड कहां तक के रहेगा, ये वाला जो मैटर है कि अप टू 31-12-21 है, इसके पहले कहां से चलूंगा, तो मैं ये एज्यूम कर रहा कि ये क्वार्टर है तो मैंने उसको 1-10-21 से चालू किया, ठीक है ना। अब इन्होंने आंसर में क्या दिया आप देखो, अकॉर्डिंगली अपन उसको डिस्कस करते, ठीक है। As per the accounting standard, interim report should be include interim financial statement or condensed to complete for the period as given below. Balance sheet, end of current interim period or end of immediately preceding financial year. Statement of P&L, current interim period and cumulative in the light of the above following period need to be covered. एज ऑन 31 दिसंबर वगैरह वगैरह, तो इसमें एज ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड एज ऑन 31 मार्च 2021 लास्ट ईयर की लास्ट डेट, यानी यहाँ पे 31-12-20 नहीं रहेगा, 31 मार्च 21 रहेगा। बहुत अच्छा हो गया, मैंने सितंबर में एंड वाला बता दिया, इन्होंने अपने को दिसंबर में एंड वाला पूछ लिया, 2 क्वार्टर डिस्कस हो गए। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मैं पहले बताता, यहाँ पे पहले बता दिया अपने, कहां से कहां तक रहेगा, 2 बार रहेगा, फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर 9 मंथ्स। ये कहा है एज्यूम क्या क्वार्टर है करके, फॉर द करंट इंटरिम पीरियड एंड क्युमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ पीएनएल फॉर कंपेरेबल इंटरिम पीरियड्स, करंट and year to date of the immediately preceding financial year for 3 months and 9 months, that is year to date and 31 December 2011 and same for 34 वगैरह वगैरह। इन्होंने 3 महीने बोला है ना, इन्होंने क्वार्टर लिस्ट लिए हुआ है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 अप्रैल से लेके तो 30/9 तक के, और पिछले साल का भी 1 अप्रैल से लेके तो 1 अप्रैल से 30/9 नहीं, आई एम सॉरी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक के करंट पीरियड का, और लास्ट पीरियड का भी 1 अप्रैल 20 से लेके तो 31 दिसंबर 20 तक के। नॉर्मल था इसलिए मैंने फटाफट पढ़ लिया। रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली, हाँ रेवेन्यू अगर अपने को सीजनली या ओकेजनली मिलता तो जो पीरियड का है उसी पीरियड में लेना, डिफर करना मत। वही रेवेन्यू को डिफर करते जो हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, जिसको अपन कंसिस्टेंटली डिफर करने की ताकत रखते, अदरवाइज जो पीरियड का है उसी पीरियड में लेने का। सेम इज द केस विद द एक्सपेंसेस। एक इलिस्ट्रेशन भी दिया था इसके ऊपर में अपने को प्यारा सा, ये अपना हो चुका है, बैड डेप्ट वगैरह के मैटर थे उसमें हाँ ये एक नया पॉइंट मिला था अपने को, कौन सा, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रहता है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता, और चेंज इन पॉलिसी है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव दिया जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनइवन कॉस्ट इनकर्ड, अगर अनइवन कॉस्ट इनकर्ड है तो जो पीरियड में कॉस्ट इनकर्ड है उसी में डालेंगे, अनलेस अदरवाइज इट कैन बी डिफर्ड ओवर द ईयर। फिर अपने पास में था रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, एसेट अगर करंट इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड के एंड तक के अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ कोई खर्चे का तो उसको एसेट नहीं ट्रीट करेंगे, उसको एक्सपेंस करके डालेंगे, भले ही नेक्स्ट इंटरिम पीरियड में उसका क्राइटेरिया फुलफिल हुआ होगा। उसमें जब अपन लास्ट बैलेंस शीट बनाएंगे तब एसेट बताओ भले आप, लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर में आपको उसको एक्सपेंस करके ट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में डिफरल ऑफ कॉस्ट ये हो गया था, फिर ये क्या के बारे में था, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, ये वापस वही था हमारे पास में, क्या ये इंपॉर्टेंट था,
ये काय के बारे में था, यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग नहीं देने में ही आपने दे देना। ये उस बारे में था कि इस साल में अपन ने सॉरी एक इंटरिम पीरियड में अपन ने कुछ खर्चा प्रोवाइड किया और अगले इसमें क्या हुआ कि अपने को खर्चा ज्यादा आया, तो अपन जो एक्स्ट्रा खर्चा रहता है ना, पहले ईयर में अपने प्रोवाइड किया 150 जबकि होना चाहिए था 2 लाख, क्योंकि बाद में एस्टिमेट चेंज हुए गए, तो ये जो 50,000 की प्रोविजन अपन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं। ऐसा अपना एक क्वेश्चन भी इधर डिस्कशन में आया था। इनकम एंड एक्सपेंस। अब ये इनकम टैक्स एक्सपेंस की बात आएंगी। इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड based on best estimate of weighted average annual effective income tax rate। यानी क्या हो गया, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट करते कि साल भरे का, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं 1/4/23 से लेके तो 31/3/2024 तक, इसमें 4 क्वार्टर आ गए। अब मेरी यहां पे इनकम 9 लाख रुपए थी, यहां पे 12 लाख रुपए है, यहां पे 10 लाख है और यहां पे 6 लाख है। अब जब इनकम टैक्स रेट का अगर रेट चेंज हो रहा, सर कंपनी में कहां चेंज होता है यार, ठीक है ना, कंपनी में चेंज होता ना, पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज हो रहा, लेकिन गलती से अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा होगा, टैक्स रेट अगर चेंज हो रहा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये अब इन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिए हुए कि सामने वाले कंपनी को टैक्स रेट कैसे लगते, पहले 20 लाख, पहले 5 लाख तक के, या पहले 8 लाख तक के 20%, और उसके बाद में टैक्स लगेगा 8 लाख के ऊपर में 40% या 30%। फिर हमको ये देखना पड़ता है कि साल भरे में टोटल इनकम कितनी है, 9, 12, 21 और 10 31 और 6 37, फिर 37 लाख पे 20% का टैक्स रेट है कि 30% का टैक्स रेट है। तो उनका बोलना है कि आप एक काम करो, 37 लाख पे एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स निकालो। कैसे निकालेंगे, पहले 8 लाख तक के 20% और फिर बाद में के 29 लाख पे 30%, ये टैक्स की टोटल करो और डिवाइडेड बाय टोटल इनकम लेके फिर एवरेज इनकम टैक्स रेट लो। और जो भी आप प्रोवाइड करेंगे पहले क्वार्टर में, तो पहले क्वार्टर में 20% से प्रोवाइड करना या 30% से करना, नाइदर 20 नॉर 30, फिर वेटेड एवरेज इनकम टैक्स रेट से करने का। कब, अगर पूरे साल भर में अगर सेम फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल है तो। ये क्या नया नाटक है, अब इन्होंने 2-3 क्वेश्चन भी बहुत डेंजर दिए। समझ लो मैं जो कंपनी का IFS बना रहा हूं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, अब मेरा पीरियड है 1/4/23 से लेके, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड फ्रॉम 1/4/23 से लेके तो 31/3/2024 मेरा है, और जो टैक्स रेट वाला एक्ट में को अप्लीकेबल है। अब इन्होंने अलग ही दिमाग लगाया कि इनकम टैक्स का 1 साल यहां से यहां तक है, यानी ये साल में टैक्स रेट 20% चल रहा था। जो इनकम टैक्स एक्ट लग रहा था वो लग रहा था जो चालू होता 1 जुलाई को, 1 जुलाई 22 को और एंड होता 30/6/23 को। सर ऐसा कैसा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हमारा जब प्रीवियस ईयर 1/4/23 को चालू होके 31/3/24 को खत्म हो सकता, अप्रैल में चालू होके बीच में मार्च में खत्म हो सकता। तो एक आधे बार ऐसा भी होगा कि कोई फाइनेंस बिल जो रहेगा वो 1/7/22 को चालू होके 30/6/23 को खत्म होता होगा, और ये पर्टिकुलर ईयर का टैक्स रेट 20% है और बचे हुए 3 क्वार्टर के लिए टैक्स रेट समझ लो 30% है। और यहां पे अगर इनकम 4 लाख है और यहां पे इनकम 5 और 5 है, फिर आप ये ईयर के अंदर में एवरेज टैक्स रेट नहीं लगाएंगे। सर हमको तो क्या लगा कि ये 15 लाख और ये 4 लाख का। अगर 2 फाइनेंस एक्ट अलग अलग लग रहे होंगे तो ये वाले क्वार्टर को 20% से और ये वाले क्वार्टर को 30% से ऐसा इनकम टैक्स की प्रोविजन करना चाहिए। वापस बोल रहा, 2 चीजें होगी मैं अगर टेबुलर वे में करना चाहूं तो। पहले बताओ मेरे अकाउंटिंग पीरियड में एक सेम टैक्स एक्ट या सेम फिनेंस एक्ट लग रहा होगा तो, और डिफरेंट फिनेंस एक्ट लग रहे होंगे तो। डिफरेंस फिनेंस एक्ट यानी 1 साल के साल बीच में से खत्म हो रहा, अगर सेम फिनेंस एक्ट लग रहा होगा तो हर क्वार्टर में हर पीरियड में हम टैक्स रेट कौन सा लगाएंगे, एवरेज इनकम टैक्स रेट से प्रोवाइड करेंगे। और अगर डिफरेंशियल फाइनेंस एक्ट लग रहा होगा तो जो क्वार्टर में पहला वाला एक क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में अपन क्या करेंगे, मैं फटाफट समझा देता, शब्दों पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। ये क्वार्टर के अंदर में जो फिनेंस एक्ट का रेट है, रेट ऑफ फर्स्ट फिनेंस एक्ट, और यहां पे रेट ऑफ अनदर फिनेंस एक्ट, नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट,
ऐसा लगेगा। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हाँ अपने पास में एग्जाम्पल नहीं इसलिए, लेकिन मेरा दायरा क्या था कि एग्जाम्पल आएगा और फिर मैं ऐसी प्रोविजन बताऊं, उससे अच्छा मेरी इच्छा थी कि पहले प्रोविजन बताओ और फिर आप उसको धुंधला धुंधला ऐड करो और देन यू अप्लाई देयर इन देयर एट। चलो ठीक है, छोड़ो इसको अभी, अब अपन अपने अपने लेवल पे आ जाते। क्या लिखा है, income tax is recognized in each interim period based on the best estimate of the weighted average annual rate expected for the full financial year. Amounts, अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला विषय आएगा कि पहले पीरियड में हमने कम प्रोविजन किया, फिर अगले पीरियड में हमको लगा प्रोविजन ज्यादा लगेंगी बिकॉज ऑफ सम रीजन, फिर अपने क्या किया, लास्ट ईयर की प्रोविजन को रिट्रोस्पेक्टिव दिया क्या, नहीं, हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ था, तो पिछले साल हमने 1.5 लाख की प्रोवाइड किया था और ऐसा लग रहा कि नहीं यार 2.5 लाख करना चाहिए था, तो ज्यादा की 1 लाख की प्रोविजन अलॉन्ग विद दिस ईयर की प्रोविजन टोटल इसी साल करेंगे। अमाउंट्स एक्रूड फॉर इनकम टैक्स एक्सपेंस इन वन इंटरिम पीरियड मे हैव टू बी एडजस्टेड इन सब्सिक्वेंट इंटरिम पीरियड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इफ द एस्टिमेट ऑफ द एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट चेंजेस। पहले बार हमको ऐसा लगा था कि हमारी जो इनकम है, कहाँ पर गई वो क्वेश्चन, कहाँ गया मैंने कहाँ लिखा क्या मालूम, हमको पहले ऐसा लगा था कि ईयर यहाँ से यहाँ तक के है, हम टोटल साल भर में 37 लाख रुपए कमाएंगे और हमको इतना इतना टैक्स लगेगा। लेकिन पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर आने के बाद हमको ध्यान में आया, क्या लिखा था उन्होंने, 8 लाख तक के 20%, 8 लाख के ऊपर में 30%, और उसमें लिखा था कि 40 लाख के ऊपर में गया तो 40% टैक्स लगेगा। पहले हमारा एस्टिमेट था कि साल भर में हमको कितना टैक्स लगेगा, वो लग के 37 लाख लगेगा, तो हमने एवरेज इनकम टैक्स रेट निकाला और उसके हिसाब से पहले 2 क्वार्टर में चार्ज कर दिया। फिर तीसरे क्वार्टर में आया तो हमारे को बम पर लकी ड्रॉ लग गया, जैसे क्या धड़ाल कमाई हो गया। अब हमारा एस्टिमेट हो गया कि हम कम से कम 49 लाख रुपीज कमाते। फिर हमने वापस हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, फिर हमारा जो टैक्स रेट पहले एवरेज इनकम टैक्स रेट 27% आया था, वो बढ़ के 35% आ गया। फिर हमको क्या करना चाहिए, पहले क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में भी 35% से प्रोवाइड करना चाहिए था, पर अब हमने तो कर दिया जो भी परसेंट से करना था 27% से। तो इनका बोलना है कि ये क्वार्टर में जितना कमाएंगे आप वो, और पहले 2 क्वार्टर में जो कमाए थे वो, सब पे आपको प्रोविजन कौन से रेट से करना पड़ेगा, 35% से, और जो भी प्रोविजन एडजस्ट करनी हो थर्ड क्वार्टर के आईएफआर में डालना है। सब एकदम नॉर्मल है, पर एएस के लैंग्वेज में बोले तो हर चीज भारी जाती है, ठीक है, और नथिंग एल्स। खत्म, यहाँ पे अपना मैटर खत्म हुआ जितना अपने को डिस्कस करना था। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, पॉलिसी के जो चेंजेस है वो रेट्रोस्पेक्टिव और एस्टिमेट के चेंजेस प्रोस्पेक्टिव, इस बेसिस पे अपने को करना था। ये लो पहला ही क्वेश्चन आ गया इनकम टैक्स का, ताकत से तोड़ेंगे बॉस। इन माय ओपिनियन यहाँ पर एएस खत्म हो गया। अब एएस का कोई भी क्वेश्चन आपने उठा के किया आगे का, आपको आता ही, श्योर हूं मैं। लगे तो आप क्या करो, पॉज करो, आंसर देखो मत, और आप आपके हिसाब से आंसर्स बोल दो और फिर लेक्चर देखो, यू विल एंजॉय लॉट। ज्यादा अच्छा क्या है, पॉज करके आपने सॉल्यूशन देना। हेलो, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एस्टिमेटेड एंड्स ऑन 30 सितंबर 11। शाबाश, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को। नया ही है, हाँ सर हम दिवाली टू दिवाली मेंटेन करते हैं, वाह वाह वाह। एंड इट मेक्स इट्स रिपोर्ट्स क्वार्टरली, यानी 30 सितंबर 21 को खत्म हो रहा। बाप रे बाप, कितना सारा करके रखा है अपने यहाँ पे। एक मिनट, अब देखो क्या लिखना है अपने को। ये क्वेश्चन में दिए हुआ है कि अपना ईयर चालू होता 1 अक्टूबर 2020 को और खत्म होता 30/9/2021 को। अब अपन क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अपना क्वार्टर कहाँ का चेंज हो रहा है, 1 अक्टूबर 21, तो यहाँ पे आएगा 31/12/20, फिर आएगा 31/3/2021, फिर आएगा 30/6/2021 और 30/9/2021। ऐसे 4 क्वार्टर आएंगे। ओके, However, for the purpose of tax, year ends on 31 मार्च एवरी ईयर। लेकिन हमारा ईयर कब खत्म होता है, यहाँ पे 31 मार्च को, काय के लिए, टैक्स पर्पज के हिसाब से। तो यहाँ पे अलग एक्ट अप्लीकेबल होगा, यहाँ पे अलग एक्ट अप्लीकेबल होगा, और अगर अलग अलग एक्ट अप्लीकेबल होंगे तो फिर अपने को पूरे साल का अपना अकाउंटिंग ईयर यहां से लेके तो यहां तक के है। अगर मैं मेरे अकाउंटिंग ईयर की बात करूं तो मेरा अकाउंटिंग ईयर इतना लंबा है, और मैं टैक्स रेट की बात करूं तो ये ऐसा है। अगर 2 एक्ट अप्लीकेबल होंगे तो, सेम एक्ट अप्लीकेबल होगा तो नहीं। अगर सेम एक्ट अप्लीकेबल रहता तो हम क्या करते थे, अगर सर सेम एक्ट अप्लीकेबल रहता तो हम पूरे साल का एवरेज टैक्स रेट लेते थे, पर इन्होंने क्या दिया है क्या मालूम। अभी एक बार फॉर द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1/10 से 30/9/21 द क्वार्टरली इनकम इज एज अंडर 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़। शाबाश, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है। ओके, एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 11 इज 20% एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 इज 30%। यानी यहाँ पे टैक्स रेट 20% था और यहाँ पे 30% था।
जो मैंने आज प्रोविजन नहीं, जो आज मैंने प्रोविजन बताई थी वो नहीं बताई रही थी, तो आप क्या करते थे कि 800 पे कितना टैक्स लगेगा, पहले 400 पे लगेगा 20% यानी 80, और अगले 400 पे लगेगा 30% यानी 120। तो अपन क्या करते थे, टोटल टैक्स कितना कितना टैक्स आता था अपना 200, कितने रुपए पे 800 पे, तो अपन करते थे 200 डिवाइडेड बाय 800, एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट 25%। और अपन हर क्वार्टर में कितना कितना चार्ज करते थे, 25-25। लेकिन नहीं, अभी क्या बताया गया आपको, जो थियरी में कहीं लिखा ही नहीं था, थियरी में कहीं पर लिखा ही नहीं था। मैंने भी आपको एक क्वेश्चंस के 3-4 क्वेश्चंस की नजाकत देख के ये समझ में आया कि अगर साल के बीच में एक्ट चेंज होता होगा, एवरेज एनुअल टैक्स रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 11 इज 20% एंड अगर 30% कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। फिर ईच क्वार्टर का कितना है, इसका 40 करोड़ है, ना कि 50 करोड़ है, ना कि 50 करोड़ है, और इनका जो है वो 60 है, ना कि 50 करोड़ है, 50 करोड़ है। यानी 25% से लेना नहीं, ऐसा मेरा मानना है। इन्होंने क्या किया, हो बाप रे बाप। अच्छा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया क्या कुछ, हाँ मेरी, यानी ना थियरी में हमको बोलना है, ना हमको प्रॉब्लम में एक्सप्लेनेशन देना है। हम प्रॉब्लम में तो हमने थियरी में तो इतना ही समझाया कि टैक्स रेट शुड बी प्रोवाइडेड एट एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट। प्रॉब्लम में हमने ये सोचा कि नहीं बाबू, 2 फाइनेंस एक्ट लागू है ना, तो फिर अलग अलग एवरेज रेट। थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अगरबत्ती अंतर्वर्ती जो भी है, ये अपन ने होमवर्क दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, शायद आपने कर लिया होगा, मैं फटाफट देख लेता हूं। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, नहीं, अंतर्वर्ती रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 lakhs फॉर द थर्ड क्वार्टर 30/9/21। ओके, ऑन द इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गिव द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर एस 25। ये 4 लाख का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी आया हुआ है। डिविडेंड इनकम ऑफ 4 lakh रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 lakh ओनली। हमारे को ये क्वार्टर में 4 लाख रुपए का डिविडेंड मिला, हमने चारों इसके अंदर में उसको फैला दिया। अब ये डिविडेंड को चारों इसमें डिफर करना चाहिए या जहां पर मिला था वहीं पर ही पूरा लेना चाहिए? सर, डिविडेंड इज अ स्पेशल इनकम, जहां पर मिली वही क्वार्टर की इनकम है सर, पूरी की पूरी वही क्वार्टर में कंसीडर करनी चाहिए थी, 4 लाख लेना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 ही लाख लिया, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ वगैरह वगैरह। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 4 लाख की इनकम आई हुई है अपनी, ये जो 4 लाख दिए हुए उसके अंदर में 3 लाख ऐड कर देंगे। ओके, 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 15 लाख, टोटल अपने को सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस लगे 15 लाख के। इनकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर हैज बीन डिफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर। 15 लाख का खर्चा लगा, उसमें का 80% यानी 12 लाख रुपए का खर्चा हमने डेफर कर दिया, आगे डेफर कर दिया, यानी इस क्वार्टर में हमने 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस इनकर्ड इन थर्ड क्वार्टर हैज बीन डेफर्ड टू द फोर्थ क्वार्टर एज द सेल्स इन द लास्ट क्वार्टर इज हाई। गलत बात है सर, पूरे के 15 लाख यहीं पे ही चार्ज होने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया, 12 लाख आगे लिख दिए, खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है, तो 12 लाख का खर्चा अगर आगे चार्ज कर दिया होगा यानी अभी कम किया होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अरे भाई, तो ये खर्चा अब चार्ज करो, तो हमने 12 लाख का खर्चा माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपने पास में, इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज डिप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM। सर, चेंज ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देंगे अपन, इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली देंगे, विच रिजल्टेड इन एक्सेस डिप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख। 12 लाख का डिप्रिसिएशन ज्यादा आया। द एंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर, दो द शेयर ऑफ द थर्ड क्वार्टर इज 3 लाख। एक्चुअली तीसरे क्वार्टर का 3 लाख था 12 लाख है ना, तो उसमें से 9 लाख 4.5 पहले और दूसरे क्वार्टर का होगा, पर हमने क्या किया, पूरा के पूरा 12 लाख का अमाउंट हमने थर्ड क्वार्टर में डाल दिया, जबकि डालना कितना चाहिए था, 3 लाख। इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चार्ज डिप्रिसिएशन विच रिजल्टेड इन एक्सेस डिप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख। द एंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर, पूरा का पूरा 12 लाख किया, जबकि थर्ड क्वार्टर से रेटेड कितना, ओनली 3 लाख। तो क्या करूं, अभी 9 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ाऊं क्या? नहीं सर, ये प्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर में प्रोविजन, लास्ट पीरियड्स में जो प्रोविजन की गलती हुई, ये यहां पे सुधारना पड़ेगा। नो चेंज, नो इफेक्ट ऑफ दिस 9 लाख रुपए। अब मेरे को बताओ, अगर ये इतने ताकत से नहीं हुआ हुआ पॉइंट है, तो टाइम पे आपका बेसिक इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा, लैंग्वेज पे से 12 लाख है, 3 लाख किया, 9 लाख से बड़ा हो गया, विषय खत्म। मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मालूम पड़ा सोल्यूशन में चेंज दिया हुआ है, पर नहीं होगा। अभी अपन देख भी नहीं रहे। 2 lakhs एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड क्वार्टर, 2 lakh rupees extraordinary gain received in third quarter was allocated equally to third and fourth quarter। अरे 2 लाख का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है, इन्होंने क्या किया, 1 लाख थर्ड क्वार्टर में डाला और 1 लाख फोर्थ क्वार्टर में डाला, जो कि
गलत है, दोनों के दोनों अभी जाना चाहिए। तो 1 लाख से इनकम बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। नेक्स्ट, cumulative loss resulting from change in method of inventory valuation was recognized in the third quarter of 3 lakh. Out of this loss 1 lakh relate to the previous quarters. Cumulative loss resulting from change in method of inventory valuation was recognized in third quarter of 3 lakh. Out of this loss 1 lakh relate to the previous quarter. previous quarter का है 1 लाख, पर हमने क्या किया, पूरा के पूरा 3 लाख का क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड वाज रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड क्वार्टर। तो जहां पर लॉस होगा वहीं पर ही करेंगे ना सर। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि चेंज इन एस्टिमेट है? फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, आउट ऑफ दिस 1 लाख रिलेट टू द प्रीवियस क्वार्टर। यानी सर ये प्रीवियस क्वार्टर में ही जाना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए। इन्होंने 3 लाख के 3 लाख यहाँ चार्ज करे, 1 लाख रुपए ज्यादा चार्ज करने में आए, तो शायद सर 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ाएंगे ये। मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। यहाँ पे गलती भी हुई होंगी तो यहां होंगी, पर मेरे हिसाब से 1 लाख ये भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन अ गेन ऑफ 20 lakhs. द कंपनी हैड अपोर्शन दिस इक्वली टू द 4 quarters. अच्छा, 20 लाख का गेन था, फर्स्ट क्वार्टर में डालना चाहिए था। इन्होंने 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख चारों क्वार्टर में डाला। अपना क्वेश्चन में कौन सा क्वार्टर चल रहा है? तीसरा। तीसरे में भी जबरदस्ती 5 लाख डाल के रखा, तो मैं ये 5 लाख यहां से माइनस करूंगा। 5 लाख मैं माइनस करूंगा। अब मेरे हिसाब से 3 लाख ऐड होना चाहिए, 1 लाख ऐड होना चाहिए, 1 लाख ऐड होना चाहिए, और 12 और 5 माइनस होना चाहिए। इन्होंने क्या क्या किया देखो, तो बोला 4 लाख ऐड किया, करेक्ट, वो तो था ही। फिर 3 ऐड किया, फिर 1 लाख ऐड किया, फिर 1 लाख ऐड किया, फिर 12 माइनस किया, 5 माइनस किया। मेरा आंसर भी 8 आ रहेगा। देखो 4 और 3 7 और 1 8, 8 माइनस, सॉरी 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 9 माइनस 17, यानी मेरा आ रहा -8। तो देखो बोला इनका भी कितना आ रहा, -8 आ रहा है। यस, यानी अपना सही था सब। देखो अपन देखते पढ़ के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज रिपोर्टेड 4, डिविडेंड इनकम 4 - 1 3 लाख। क्यों? हमने 1 ही लाख चार्ज किया था, इनकम रिकॉग्नाइज किया था, जबकि 4 लाख करना चाहिए। एक्सेस डिप्रिसिएशन चार्ज इन थर्ड क्वार्टर ड्यू टू चेंज इन मेथड, कुछ भी नहीं चलता है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हमने 1 ही लाख बताया था, 2 लाख अभी बताना पड़ेगा। कम्युलेटिव लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा हमारा क्या होगा, लैपटॉप का प्रॉब्लम था, सब ऊपर नीचे हो गया बेटा ये। एनीवेज, तो ये 1 लाख रुपीज आएगा। फिर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 12। तो कितना मजा है ये क्वेश्चन में। एक पॉइंट इन्होंने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डाला। अरे भाई अरे भाई, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला है जिसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली आएगा। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिवली आएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है। ये लॉस था, एक वाला कोई भी लॉस था जो अपन ने पिछले साल का इधर लिया था। ये सब अलग अलग चीजों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, ये फर्स्ट क्वार्टर में डाले हुआ गेन। तो ये सब, ये एक क्वेश्चन खतरनाक है एकदम। तो इसको रिवीजन पे डालो, और ये वाले पॉइंट के आगे पीछे कुछ भी कमेंट लिखना मत क्वेश्चन में, ना मॉड्यूल में लिखने का, ना नोट्स में। क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एडजस्टमेंट लिखना मत कि इसके अंदर में ये वाला पॉइंट बोला, ये चेंज इन पॉलिसी वाला बोला, ये चेंज इन। हाँ, आप मन में रखो, आप आपके रजिस्टर में जो लिखना है लिखो। क्वेश्चन को आखिरी तक के जिंदा रखना। जिस दिन आप टेस्ट एग्जाम देने जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन पढ़ना, और टाइम पे सब लॉजिक अप्लाई करना, रिवाइज करना। क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस लगाओ रादर देन हैविंग द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, IFS 7। मेरे ख्याल से लेक्चर का धीरे धीरे 40 मिनट का हो चुका होगा, अपने को 55 मिनट तक के चलता। ओके, एंड एंटरप्राइज रिपोर्ट क्वार्टरली एस्टिमेट्स, एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। वैसे क्वार्टरली रहता है, लेकिन एक आधा स्टूडेंट ज्यादा होशियार रहता है, सर 4-4 महीने का रहा तो 6-6 महीने का पीरियड रहा तो, फिर इसलिए क्वेश्चन में दे देते बेटा क्वार्टरली, ऐसा है ना रोहित। हाँ, एंड एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली estimates an annual income of 10 लाख, साल का इनकम 10 लाख। assume tax rates on first 5 lakh at 30% एंड ऑन द बैलेंस इनकम एट 40%, यानी 5 लाख पे 30 और बाद में 40, ऐसा था। तो एवरेज पूरे साल का इनकम कितना एस्टिमेटेड 10, उसमें से 5 पहले वाले 5 पे क्या रेट दिया था अपने को, पहले वाले 5 पे 30 और बाद में कितना 40, तो 30% इंटू 40%, सर 35% आता ना एवरेज, मेरे को मालूम है 35% आता, लेकिन मैं करके बता रहा। 5 का 30% आने होता है 15 नहीं 1.5, 5 का 40% होता है 2, तो एस्टिमेट हो गया 3.5, 3.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एवरेज इनकम टैक्स रेट 35%। अब हर क्वार्टर में हम प्रोवाइड कौन से रेट से करेंगे 35%, क्यों? क्योंकि पूरे साल भर में एक ही इनकम टैक्स रेट है।
The estimated quarterly income are 75,000, 2.5 लाख, 375 3 लाख. Calculate tax expense to be recognized in each quarter. फिर हमने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे क्वार्टर, ऐसा क्वार्टर लिखना था एक टेबल में, इनकम लिखना था और फिर प्रोविजन लिखना था. ऐसे 3 कॉलम बनाना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. और फिर अपन ने 5 ऐसे इनकम लिखना था यहाँ पे 75, 2.5 लाख वगैरह वगैरह वगैरह. अच्छा ये सर ये वर्किंग नोट है, नीचे किया होगा उन्होंने. ओ सॉरी, ये वर्किंग नोट था, मेरे को लगा यही भी बता रहे क्या वो सब चीजें. एनीवेज यहाँ पे बराबर दिए हुआ है, क्वार्टर, फिर इनकम, फिर टैक्स रेट, प्रोविजन और फिर हर एक क्वार्टर की अपनी अपनी प्रोविजन. हर बार प्रोविजन कौन से रेट से, लेकिन एवरेज रेट से. नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि पूरे साल भर में एक ही एक्ट लग रहा था. और बाप रे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा. पूछते नहीं है क्वेश्चन, टेंशन मत लो. वेदर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंटेड अंडर क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टेड एंटरप्राइजेस मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर AS 25 एंड द प्रोविजन ऑफ AS 25 शुड बी अप्लाइड ऑन द सेम. रुको रे भाई, मेरे को देखने दो. ये एक्ट अगर स्पेशल फॉर्मेट बोलता हूँ तो स्पेशल फॉर्मेट नहीं तो AS 25. क्या बोल रही है? Whether quarterly financial results presented under clause 41 of the listing agreement entered into between stock exchange and listed enterprises, ये कौन से हिसाब से लिख रहे हैं? प्रेजेंटेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी रेगुलेटर ने अपने तरीके से प्रेजेंट करने लगाया हुआ है, तो उसको AS 25 और उसकी प्रोविजन लगेंगी क्या? क्या मालूम? एक जगह पे ऐसा लिखा था कि AS 25 AFS नहीं स्पेसिफाई करता, AS 20 लॉ बोलता, और लॉ ने अगर बोला होगा तो आपको AS 25 लगाना पड़ता. यानी लॉ बोलता है कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है कि नहीं बनाना है, और बनाना है तो AS 25 के हिसाब से बनाओ. और एक स्टेटमेंट ऐसा था कि जो लॉ बोल रहा है उनका अगर खुद का फॉर्मेट होगा तो वो फॉर्मेट में करेंगे, AS 25 के फॉर्मेट में नहीं करेंगे. अब यहां पे आंसर मैं यहां पे कोई कमेंट नहीं करता, डायरेक्ट पढ़ता. The presentation and disclosure requirements contained in AS 25 should be applied only if an enterprise prepares and presents an interim financial report as defined in AS 25. Accordingly, presentation and disclosure requirement contained in AS 25 are not required to be applied in respect of interim financial results which do not meet the definition of interim financial report as per 25 presented by the enterprise. अगर वो interim financial report जो है वो AS 25 की इसको स्पेसिफाई नहीं करता होगा, उसके हिसाब से नहीं बनाया गया होगा, तो उसको AS 25 के रूल्स नहीं लगते. यहां पे काय के हिसाब से बनाया हुआ है? क्लास 41 के हिसाब से, तो शायद ही AS 25 लगेगा. The quarterly financial results presented under clause 1 of listing agreement do not meet the definition of interim financial report as per AS 25. However, the recognition and measurement principle laid down in AS 5 should be applied for recognition and measurement of items contained in such financial results. प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट AS 25 का नहीं लगेगा, लेकिन वैल्यूएशन और मेजरमेंट जो रूल्स है वो भले ही आप AS 25 के लगाओ, कि कौन सी इनकम रिकॉग्नाइज करना, कौन सी इनकम नहीं करना, किसको डेफर करना, किसको डेफर नहीं करना, ये AS 25 के रूल्स लगाओ. लेकिन प्रेजेंटेशन जो है, द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंटेड अंडर क्लॉज 41 डू नॉट मीट द डेफिनेशन वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने बनाया कैसे? क्लॉज 41 के हिसाब से. तो वो जो पहला पैराग्राफ में दिया था कि फॉर्मेट कौन सा लगेगा, एज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेटर, और मेजरमेंट रूल्स कौन से लगेंगे? AS 25 के. ऐसा क्वेश्चन है बॉस. ये क्वेश्चन आना भी चाहिए 3 मार्क के लिए, क्योंकि बहुत कम जनों को जमेगा ये. अच्छे से अपने तैयारी करके रखना चाहिए इसकी. सर आप तो ऐसा बता रहे जैसे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. हाँ बेटा. वेदर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैन बी रिवर्स इन द सेकंड क्वार्टर इन दैट फाइनेंशियल ईयर. और बहुत ही गजब काम है. पहले क्वार्टर में हमने इम्पेयरमेंट लॉस लगाया, फिर हमारे को बाद में ध्यान में सेकंड क्वार्टर के अंदर में कि वो लॉस जो है वो ज्यादा जबरदस्ती लगाने में आया, तो हम उसको रिवर्स कर सकते क्या? अपन ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए AS 28 देखा था. एनुअल के लिए पहले साल में अगर अपन ने इंपरमेंट लॉस चार्ज कर दिया और अगले साल में अपने को लगा कि नहीं यार एसेट का वैल्यूएशन बढ़ गया, तो अपन इंपरमेंट लॉस प्रोविजन रिवर्स नहीं करते थे क्या? करते थे. जो चीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लागू है वही क्वार्टर में भी लगेंगी. तो इन माय ओपिनियन यस दैट कैन बी रिवर्स्ड. अब इन्होंने क्या बोला है क्या मालूम? उनका तो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा. बढ़िया, मजा है, अपन बड़े बन जाएंगे पढ़ पढ़ के. As per AS 25, the principle for recognizing and measuring losses from inventory write-downs, restructuring, impairment in an interim period are the same as those that an enterprise would follow if it prepared
ओनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रूल्स लगते थे वही रूल्स इंटरिम में भी लगेंगे। अपनी भाषा बोल रही है। हाउएवर इफ सच आइटम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड इन वन इंटरिम पीरियड एंड द एस्टिमेट चेंजेस इन सब्सिक्वेंट इंटरिम पीरियड, द ओरिजिनल एस्टिमेट इज चेंज इन सब्सिक्वेंट इंटरिम पीरियड आइदर बाय एक्रूअल ऑफ एन एडिशनल अमाउंट ऑफ लॉस और बाय रिवर्सल ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट। अगर पहले से कम हो गई होंगी तो रिवर्स करो और एडिशनल करना होगा तो ज्यादा की प्रोविजन करो। अभी तक क्या बोला, दोनों तीनों क्वेश्चन में ज्यादा की प्रोविजन किया था, काम पड़ा तो रिवर्सल भी करो। यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस शायद रिवर्स करना है। इन द लाइट ऑफ द सेम द इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन वन क्वार्टर कैन बी रिवर्स्ड इन अनदर क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ फेवरेबल इंडिकेटर exists as per AS 28 and the recoverable amount increase in comparison to earlier period। यानी AS 28 AS इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को अप्लीकेबल है। 9 अब आ गया 10th क्वेश्चन। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 वगैरह वगैरह, ऑन व्हाट बेसिस विल यू कैलकुलेट एन इंटरिम पीरियड द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी एटसेट्रा फॉर द एम्प्लॉय। अब ये जो प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स है लाइक ग्रेच्युटी, पेंशन, इसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? सर ये नहीं क्या डिफर करने वाले, ये जो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी है, प्रोविजन फॉर पेंशन है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम नहीं है, सीजनल नहीं है, ये पूरे मैंने कोई नहीं मालूम। आपको लग रहा होगा कि मैं सॉल्यूशन देख देख के अपनी कहानियां बना रहा, जान तो डायरेक्ट पढ़ता मैं। सजेस्ट दैट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स लाइक पेंशन एंड ग्रेच्युटी फॉर एन इंटरिम पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस बाय यूजिंग एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स। ओ माय गॉड, दो बड़े बड़े डायलॉग दे दिए। शुड बी कैलकुलेटेड, ये प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? एक्चुअल वैल्यूएशन बोलते ना, एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं, ये एक्चुअल लिख के उसको अंडरलाइन करना। शुड बी कैलकुलेटेड based on year to date basis by using actuarially determined rates। actuarially का मतलब रहता है एक एक्चुअरीज करके काम करते रहते लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह के अंदर में, उसके हिसाब से एक्चुअली रेट्स के ऊपर में ईयर टू डेट बेसिस at the end of prior financial year adjusted for significant market fluctuations since that time and for significant curtailment settlements or other significant one time event। यानी उन्होंने एक पूरा ये क्वेश्चन दे दिया कि बेटा ये रट के जाओ अगर आपको पूछा गया तो। ये एक्चुअल रेट्स पे कैलकुलेट किया जाता, ईयर टू डेट बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता, प्रायर पीरियड में जो आपने एस्टिमेट लिया था उसी के बेसिस पे इस साल का भी एस्टिमेट आप करते रहते बेस्ड ऑन द प्रायर पीरियड एस्टिमेट्स एंड सब्जेक्ट टू सम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएशंस एंड इन्फ्लेशनरी रेट्स। ऐसा कुछ तो लिख दिया इन्होंने। एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड फॉर सिग्निफिकेंट कर्टेलमेंट, सेटलमेंट और अदर सिग्निफिकेंट वन टाइम इवेंट। और कुछ अगर अपने को इस क्वार्टर में या इस पीरियड में अपने को लगा कि चेंजेस करने चाहिए, ऑन दैट बेसिस इट शुड बी एडजस्टेड। Calculated on the basis of prior period estimates, taken on the basis of actuarial rates, year to date basis and adjustment with respect to certain changes। ऐसे 5 डायलॉग होना नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। अपने को आता, लेकिन इसमें से भी अपने से आधे वाले लोगों को तो दिमाग के ऊपर से जाता, पर आ गया तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। सर ये क्वेश्चन कैसा है? ये इजी है बेटा। ऑन 30 जून 11 अस्मिता लिमिटेड इनकर 2 लाख नेट लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट। एक बिजनेस सेगमेंट अपन ने उसमें अपने को नेट लॉस हुआ, किसका था ये? अस्मिता। अच्छा ठीक है, कोई तो भी था। ऑल्सो ऑन 31 जुलाई 2011, अच्छा ये लास्ट ईयर था, ऑन 30 जून 2011 लास्ट क्वार्टर में अस्मिता लिमिटेड इनका 2 लाख नेट लॉस। फिर ऑल्सो ऑन 31 जुलाई 2011 या 2021 लिमिटेड इनकर्ड 2 लाख नेट लॉस ये हो गया था, सॉरी। और ऑल्सो 31 जुलाई 11 था कंपनी पेड 60,000 फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर 2011। इन्होंने सेकंड क्वार्टर में 60,000 के टैक्सेस भरे, वो भी पहले वाले कैलेंडर ईयर के लिए। ओके, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अस्मिता फॉर द 6 months इंटरिम पीरियड एंडेड ऑन 30 सितंबर। ये 2 लाख का लॉस तो लेना ही पड़ेगा अपने को, जो 6 महीने का लेंगे उसके अंदर में, जो 30 जून तक के का था। और कंपनी पेड 60,000 फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर 11, यानी इस साल का, और 60,000 का टैक्स पे किया, तो ये इसी क्वार्टर में लेना पड़ेगा, इसको डेफर नहीं करना चाहिए। According to para 25, the entry if an enterprise prepares and presents a complete set of financial statement in its interim financial report, the form अपन ने कहा लिखा है कंप्लीट भर रहे अपन। हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ अस्मिता फॉर द 6 months इंटरिम पीरियड, ठीक है ना।
the if the enterprise prepares and presents a complete set of financial statement, the form and content of those statements should conform to requirement as applicable to annual set of financial statement. As on 30 September 11, Asmita Limited would report the entire amount of 2 lakh as a loss on disposal of its business segment since the loss was incurred during the interim period. A cost charged as an expense in the annual period should be allocated to interim period on accrual basis. Since 60,000 property tax payment relate to entire calendar year. अच्छा, the company paid 60,000 for property taxes assessed for calendar year 11, यानी ये पूरे साल भरे का था. ये प्रॉपर्टी टैक्स था, फाइन नहीं था. फाइन रहता तो स्पेसिफिक रहता था, और ये पूरे साल का टैक्स है तो उसको डेफर करके 15,000 ही लेना चाहिए. 15 और 15 30. मस्त पॉइंट था. Since 60,000 property tax payment relate to entire period, the 30,000 would be reported as an expense for the 6 months ended on 30 September, while out of the remaining 30,000, rupees 15,000 for January to March should be shown as a payment of the outstanding amount of the previous year, and another 15,000 relate to quarter October to December 2011 would be reported as prepaid expense. सर नहीं समझा हमारे को, बता रहे बेटा, एकदम अच्छे से बता रहे. अपना कहां से कहां तक के चल रहा मैटर? अपना चल रहा मेरे ख्याल से 1/4/23 से लेकर, मैं ईयर 23 लेता, 1/4/23 से लेके तो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा 31/3/24 तक के. अपना प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अपना प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझने में. मैं पहले क्वेश्चन बता देता, लेकिन मैं क्वेश्चन भी कैसे बता रहा आपको, डायग्राम निकाल के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. माय फाइनेंशियल ईयर इज लाइक दिस. अब यहाँ पे 30/6 तक के मेरे को एक 60,000 नहीं 2 लाख का सेगमेंट के अंदर में लॉस हुआ, और मैंने 31 जुलाई को, मेरा ये सेकंड क्वार्टर है, एक मिनट इसकी और लाइन बढ़ा देता मैं यहाँ तक के, ये मेरा थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर है, ये यहाँ पे मेरा कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा. कौन सा? 31/12/23 वाला. और मेरा ये कैलेंडर ईयर यहां से चालू हुआ 1 जनवरी 23 वाला. और मेरा फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक के? मेरा फाइनेंशियल ईयर यहां से यहां तक के है. मैंने क्या किया 31 जुलाई को, सॉरी, मैंने क्या किया 31 जुलाई को, 31 जुलाई को 60,000 रुपए के प्रॉपर्टी टैक्सेस पे किए. काय के लिए पे किए प्रॉपर्टी टैक्सेस? मैंने पे किए यहां से लेके तो यहां तक के ईयर के, पूरे कैलेंडर ईयर के, यानी 15,000 रुपए हो गए यहां के, 15,000 रुपए हो गए यहां के, 15,000 रुपए हो गए यहां के, 15,000 यहां के, और 15,000 यहां के. इस तरीके से मैंने पे किया. अब मेरे क्वार्टर के लिए मैंने कितने पे किए? नहीं, यहां के थोड़ी आएंगे 15,000, इधर के तो पे नहीं किया मैंने, इतने ही ईयर के किए ना बेटा, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए. उसमें से ये जो 60,000 रुपए येलो कलर से जो दिख रहा है, सॉरी, ये जो 30,000 रुपए है, 60 में के 30, ये 15,000 और ये 15,000, ये मेरे सेमी एनुअल पीरियड के हैं, ये इतने 6 महीने के हैं. ये 15,000 लास्ट ईयर के हैं, और ये जो 15,000 है ये नेक्स्ट पीरियड के हैं. अब आप क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछे हुआ है, एंड देन वी विल गिव द आंसर. पहले क्वेश्चन पढ़ो अभी यहाँ पे, देन वी विल गिव द आंसर. क्या दिया यहाँ पे? अभी यहाँ पे वापस एक बार देख लेते पूरा क्वेश्चन अपन. ऑन 30 जून अस्मिता लिमिटेड इनका 2 लाख नेट लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट. ये पूरा का पूरा इसी साल का लॉस है, इसी पीरियड का, ये 6 महीने में डाल देंगे. ऑन 31 जुलाई कंपनी पेड 60,000 फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस असेस्ड फॉर द कैलेंडर ईयर 2011 एज अ होल. ये टैक्सेस पूरे साल के हैं. अभी तक के जितने बार टैक्स है अपने स्पेसिफिक बोल के वही पे चार्ज किया. इस बार प्रॉपर्टी टैक्सेस कैलेंडर ईयर का है, अपने दिमाग में से निकल गया था कि इसको डिफर करना चाहिए ओवर द ईयर, तो अपने को 60,000 अपने 6 महीने, सॉरी 60,000 में से 30,000 अपने 6 महीने का है, और 30,000 पिछले साल का है. कैलेंडर ईयर इसी का है, लेकिन अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता, तो पहले का 15,000 और 15,000 अगले क्वार्टर का है. तो अपने को ये 6 महीने के क्वार्टर में क्या करना पड़ेगा? ये 6 महीने के क्वार्टर में अपने को, कहां डायग्राम निकाली थी मैंने अच्छी सुंदर वाली, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, ये खर्चा करके बताऊंगा, ये 15,000 को प्रीपेड बताऊंगा, और ये 15,000 को पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताऊंगा. ये ऐसा लिखा था सब, ये मैंने पढ़ा तब, फिर मैं आपको सब कहानी बता रहा.
Since 60,000 property tax payment relate to entire calendar year, 30,000 would be reported as an expense for the 6 month ended 30 September. While out of the remaining 30,000, 15,000 for जनवरी 11 से मार्च 21, ये वाले जो पीरियड का 15,000 है, should be shown as payment of the outstanding amount of the previous year. यहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग हुआ जो अपन ने अब भी पे किया, तो इट इज अ पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, और 15,000 ये जो है ये हम प्रीपेड एक्सपेंस बताएंगे. इतना सॉलिड है. अब इतना ही नहीं, ये तो हो गए सब क्वेश्चन. इसके अंदर में एमसीक्यू में भी जोरदार क्वेश्चन थे 2-3, वो भी अपन सॉल्व कर लेते फटाक से. भले 1 घंटे के ऊपर गया तो चलता, लेकिन होना कैसे एकदम चकाचक. AS25 मैंडेट द फॉलोइंग इन रिलेशन टू इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. क्या मैंडेट कर? AS25 मैंडेट ही नहीं करता. विच एंटिटी शुड पब्लिश अहेड, हाउ फ्रीक्वेंटली अहेड, हाउ सून इट शुड पब्लिश. नहीं, नन ऑफ दी अबव. इट डजंट मैंडेट एनीथिंग. मेरा क्या बोलना था, क्वेश्चन कैसा होना था, ए और बी होना था, सी होना था, ए एंड बी बोथ, और डी होना था नन. पुट्टे को लगता हाँ ये बताता कि कौन सी इसको लगाते और कब बनाते. ये कौन बताता होगा? AS25 बनाता होगा. AS25 कुछ नहीं बताता, सिर्फ फॉर्मेट बताता. द स्टैंडर्ड डिफाइंस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरिम पीरियड दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट और कंडेंस्ड आइदर और. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू एनुअल आइदर कंप्लीट और कंडेंस्ड. डी. अब नहीं, ये वाले एमसीक्यू के लिए नहीं था, ये वाले एमसीक्यू के लिए था. ABC लिमिटेड हैज रिपोर्ट 85,000 एज पर टैक्स प्रॉफिट in first quarter. टैक्स प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में बताया था 85,000 एंड एक्सपेक्ट्स अ लॉस ऑफ ₹25,000 इन सबसिक्वेंट क्वार्टर्स. और आगे के तीनों क्वार्टर में 25,000 का लॉस एक्सपेक्ट करा. इट हैज अ कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब रेट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट ₹20,000 अर्निंग एंड 40% ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग्स. कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस दैट शुड बी रिपोर्ट इन फर्स्ट क्वार्टर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. हमने कितने का टैक्स चार्ज करना चाहिए? देखो, पहले क्वार्टर में हम 85,000 की इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम 25,000, 25,000 और 25,000 का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सबको दिख रहा है क्या रे भाई मेरे? ये इतना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यानी हम पूरे साल की एनुअल इनकम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम साल की एनुअल इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,000 रुपए. और टैक्स कितना लगेगा हमको? इंटू कितना? पहले 20,000 तक के 20%, यानी 20% यानी कितना होता है? 2,000 रुपए टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यानी एवरेज इनकम टैक्स रेट कितना है हमारा? 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू कितना एक्सपेक्टेड है हमारा? 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी 20% हमारा एक्सपेक्टेड है. अब यही एवरेज रेट ऑफ टैक्स से पूरे साल भर में हम टैक्स लगाएंगे. तो फर्स्ट क्वार्टर में भी कौन से रेट से लगाएंगे? पहले क्वार्टर में 85,000 का 20%, यानी कि साल भर में टैक्स कितना लगने वाला है हमको? 2,000 का. और हम पहले क्वार्टर में कितना प्रोविजन करने की बात करें? 85,000 का 20%, यानी 17,000 रुपए हम चार्ज करने की बात कर रहे हैं. है क्या ऑप्शन 17,000 का? यस है ना? बोलो बोलो. अब थर्ड का आंसर सही है क्या? देखो तो भैया, मेरा थर्ड का आंसर है ए. इज इट करेक्ट? यस, 17,000. अब ये थोड़ा सा भारी है. कौन सा भारी है? फोर्थ वाला. वो देखते क्या लिखा है सर. अब एक मिनट सर, हमको क्वेश्चन ये था कि अभी अगर अपन ने 17,000 की प्रोविजन कर दिया तो बाद में 25,000 का लॉस रहेगा तो क्या रहेगा? अपन 25,000 के ऊपर में 20% के हिसाब से 5,000 का रिवर्सल लेंगे. सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे लॉस को. यानी हमारे को 25,000 पे 20% के हिसाब से 5,000 का टैक्स का सर वापस करेंगे क्या? वो हम कौन से 17,000 पे कर रहे हैं? अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो प्रोविजन रिवर्स होते जाएंगे धीरे 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 5,000 की. जानता अपने को ये पूछा है कि आपने पूछा था फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, जबरदस्ती आगे के क्वार्टर में क्या. चलो ठीक है, नेक्स्ट. एन एंटिटी प्रिपेयर्स क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद AS25. ओके. अरे यार नीचे का आंसर मत दिखा बोला. द एंटिटी इज एंगेज इन सेल ऑफ मोबाइल फोन्स एंड नॉर्मली 5% ऑफ कस्टमर्स क्लेम ऑन देयर वारंटी. 5% नॉर्मली क्लेम करते हैं. The provision in the first quarter was calculated at 5% of sales to date. फर्स्ट क्वार्टर में हमने 5% लिया, which was ₹10 million. क्या 10 million है? सेल 10 million है कि प्रोविजन 10 million है? Anyway, the provision in first quarter was calculated 5% of sales to date, which was ₹10 million. However, in the second quarter, a fault was found and warranty claims were expected to be 10% for the whole of the year. और हमारे को बाद में ऐसा लगा सेकंड क्वार्टर में जाके कि नहीं भैया, अब हमारे को जो वारंटी क्लेम्स लगेंगे वो 10% फॉर होल ईयर लगेंगे. सेल्स इन द सेकंड क्वार्टर वाज 15 मिलियन और पहले क्वार्टर में 10 मिलियन दिया था. हमको 10 मिलियन पे डाउट था कि सेल्स है कि प्रोविजन है. अब समझ में आ गया, अगर सेकंड क्वार्टर का अगर सेल 15 मिलियन है तो मिलियन में सेल्स रहता होगा पहले भी क्वार्टर का. तो देखो पहले क्वार्टर में हमारा 10 मिलियन, अरे यार क्या हो रहा,
पहले क्वार्टर में 10 मिलियन का सेल था, दूसरे क्वार्टर में कितना मिलियन का सेल है 15। पहले इसमें हमने प्रोविजन कितनी बनाई थी, देखो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इन द फर्स्ट क्वार्टर वाज कैलकुलेटेड एज 5% ऑफ सेल्स टू डेट विच वाज ₹10 मिलियन। हाउएवर इन द सेकंड क्वार्टर फॉल्ट वाज फाउंड एंड वारंटी क्लेम्स वर एक्सपेक्टेड टू बी 10% फॉर द होल ईयर। फिर हमको अगले क्वार्टर में ये ध्यान में आया कि नहीं बेटा, अपने को कम से कम 10% प्रोविजन करना चाहिए। तो पहले हमने 10 का 5% यानी कितना करके रखा था, 0.5 की प्रोविजन करके रखा था। अब हमारे को 10% लग रहा, तो हमको ऐसा लगा कि भैया हमने सेकंड क्वार्टर में 10% यानी 1.5 करना चाहिए क्या? नहीं, सेकंड क्वार्टर के आखिरी में हमारा टोटल सेल कितना हो गया, 25 लाख का। और अब पूरे 25 लाख पे हमारे को 10% प्रोविजन करना पड़ेगा, या फिर हमारे को सिर्फ 15 लाख पे 10% करना पड़ेगा? पूरे 25 लाख पे 10% करना पड़ेगा, यानी हमारे को टोटल प्रोविजन कितनी लगेंगी, 2.5। अरे हो ना, 2.5 लगेंगी हमारे को। एक मिनट, 25 का 10% कितना होता है, 2.5। हमने कितने की प्रोविजन करके रखी हुई है, हमने ऑलरेडी 0.5 की करके रखी हुई है। अब देखो, अगर आपके समझ में आ रहा होगा तो ये 15 लाख पे अपने को 1.5 करने का है और पुराने वाले पे भी 0.5 करने का है। ऐसा करके हमारे को देखो, ये 0.5 इस पे एडिशनल 5% कर चुके और 5% करना पड़ेगा, और ये 15 पे हमारे को वापस 10% के हिसाब से 1.5 करना है, यानी टोटल कितनी करना है, 2। मैं बैलेंसिंग फिगर से भी समझा सकता आपको। पहले क्वार्टर में मैंने 0.5 की प्रोविजन करके रखा था, और सेकंड क्वार्टर में मेरे को टोटल इस पे कितनी करनी चाहिए, 2.5। यानी मेरे को क्या करना चाहिए कि पिछले साल के क्वार्टर में जो कम करी थी वो और इस साल के क्वार्टर की दोनों मिला के 2 करोड़ की प्रोविजन करनी चाहिए। आंसर इज 2 मिलियन। आंसर इज 4 का बी, 2 मिलियन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। सो आंसर इज 2 मिलियन। ये अच्छे को नहीं जमता, ये 2 कहाँ से आए करके लोग 1.5 पे दांत खाते रहते, 1.5 1.5 1.5 ऐसा करते रहता। एक आधा 2.5 बोल देवे, आंसर में 1.5 भी दिया होगा, एक भी दिया है, 1.25 भी दिया है। यू गॉट द पॉइंट, आई थिंक सो। थैंक यू। यहाँ पे मेरा AS25 एंड्स विथ हाई स्टैंडर्ड। प्लीज कंप्लीट द सेम इन द प्रॉपर वे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।